Assalamu alaikum, my dear students. I hope you're fine. So today we are going to start our lecture number 2 on chapter number 4, that is chemical bonding. In lecture number 1 we have discussed about types of chemical bond, what is chemical bond, and then we discuss about dipole movement. In today's lecture we are going to discuss about bond energy and then another type of the chemical bond, which is hydrogen bond. So first of all, what is bond energy? So according to the definition, amount of energy which is required to break a bond between two atoms is called bond energy, or amount of energy released when a bond is formed between two free atoms is called बॉन्ड एनर्जी. मतलब बॉन्ड एनर्जी से क्या मुराद है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो आपको कब रिक्वायर्ड होती है कि जब आप जो है दो एटम्स के दरमियान किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना चाहें. यानी आपके पास अगर दो एटम्स बॉन्ड बनाए हुए हैं, दैट इज यू हैव इन योर हैंड इज अ मॉलिक्यूल, तो आप उन एटम्स को जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है अब दोबारा से सेपरेट करना चाह रहे हैं, उन एटम्स को उनकी इंडिविजुअल इंटाइटीज में चेंज करना चाह रहे हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना कि वो एक दूसरे को छोड़ें और एक दूसरे से अपार्ट हो जाए. जस्ट लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी देयर इज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. दो हाइड्रोजन के एटम्स ने आपस में जो है क्या किया हुआ है? अट्रैक्शन डेवलप की हुई है, यानी उन्होंने क्या किया हुआ है? अपने दरमियान बॉन्ड बनाया हुआ है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब क्या होगा अगर आपको इस मॉलिक्यूल से इन एटम्स को दोबारा अलग करना है, एक दूसरे से अपार्ट करना है, तो आपको इनको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना. ऐसे ही तो वो एक दूसरे से अलग नहीं हो जाएंगे क्योंकि वो तो स्टेबल है इस वक्त. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड होगी कि ये बॉन्ड टूट जाए, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम में जो आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिखाया गया है उसके सामने उन्होंने डेल्टा एच, यानी ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दैट इज पॉजिटिव 436 किलो जूल पर मोल. सो अगर आप इसको ये बॉन्ड ऑफ एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा? ये एटम्स एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, यानी दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाएंगे, एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे. अब ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, जबकि यहाँ ये एज अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. और इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं: amount of energy released when bond is formed between two free atom is called bond energy. तो अगर आपको इसका वाइस वर्सा देखना हो तो वो डेफिनेशन भी सही है कि अगर आपके पास दो एटम्स हैं, अगर आपको इनको मॉलिक्यूल बनाना है, तब भी तो आपको यही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इनमें से रिलीज करेंगे ना, ये जो आपने दी है इन्हें. यानी जब आपको इनको मॉलिक्यूल को ब्रेक करना होता है तो आपको इन्हें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब आपको इनको ज्वाइन करना होता है, इनका बॉन्ड बनाना होता है, तो इन्हें अपने अंदर से एनर्जी वो रिलीज करनी होती है ताकि वो खुद को मॉलिक्यूल में चेंज करें और स्टेबल हो जाए. सो इन बोथ डेफिनेशंस बात एक ही है कि अगर वो एनर्जी बेसिकली, यानी जो जो दो एटम्स को करीब ला के उसका मॉलिक्यूल बना दे, वो भी बॉन्ड एनर्जी है. या अगर इसको दूसरे अल्फाज में कहें कि एक मॉलिक्यूल यानी जो दो एटम इंस्टाइटी आपकी इंडिविजुअल बॉन्ड बनाने कंबाइन होने से अगर उस मॉलिक्यूल को हमने दोबारा ब्रेक करना है एटम्स में, तो वो एनर्जी भी जो रिक्वायर्ड होगी उसको भी हम बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं. सो बोथ डेफिनेशंस आर सेम, जस्ट क्या डिफरेंस आपको थोड़ा सा शो हो रहा है कि वहाँ पे एक पे बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें और एक पे हम बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें. लेकिन दोनों टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है या जो एनर्जी रिलीज होगी बेसिकली वो आपकी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी होती है. देन एक्सप्लेनेशन, इसको अगर आप फर्दर एक्सप्लेनेशन को देखना चाहें, when a bond is formed between two atoms a certain amount of energy is released during the process. यानी वही बात, अगर आपके पास
दो एटम्स हों, आप उनके दरमियान में बॉन्ड बनाना चाहें तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी आपके पास रिलीज होगी। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, और अगर वही बॉन्ड जो बना हुआ है उसको ब्रेक करना चाहे तब भी आपको जितनी एनर्जी उनको बनाने के लिए रिक्वायर्ड रिलीज हुई थी बनाने में, उतनी ही दोबारा से उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। Thus, breaking of bond is an endothermic reaction and making of bond is an exothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम किन्हें कहते हैं, जो इन रिएक्शंस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं कि इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, और जब हमें दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनाना होता है तो उधर क्या होता है, आपके एटम्स एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए मेकिंग ऑफ बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वहां पे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी का यूनिट आपके पास क्या होता है, इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरीज पर मोल। हम इसको दोनों यूनिट्स में लिखते हैं, किलो जूल पर मोल में या किलो कैलोरी पर मोल में। अब इसकी एग्जांपल्स आपके पास क्या है बॉन्ड एनर्जी की। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 है, आपके पास दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए हैं, उन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, वो कितनी है आपके पास इज 435 किलो जूल पर मोल। It means that 435 kilojoule per mole of energy is required to break 6.02 exponent 23 bonds of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 6.023 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एवोगाड्रोस नंबर को, यानी मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा। वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया जाए तो हमें पता है इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 435 किलोजूल पर मोल। सो इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स हमें इसे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो जब तक हम इसे इसकी रिक्वायर्ड बॉन्ड एनर्जी नहीं देंगे एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और जैसे ही हम इसको इसकी रिक्वायर्ड बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे दैट इज 435 किलो जूल पर मोल, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा दो हाइड्रोजन एटम्स के अंदर। Similarly, same amount of energy is released when one molecule is formed, that is 6.02 exponent 23 bonds of hydrogen molecules are formed. और अगर हमें यही बात हम इसके अपोजिट टर्म में बात करें कि अगर हमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म करना है दो हाइड्रोजन एटम्स से, तो हमें क्या करना होगा, वहां पर जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे कि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाए तो वो अपने अंदर से बॉन्ड एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वो बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी अब हमारे पास, सेम ही होगी, बस जितनी हम वहाँ ब्रेकिंग में दे रहे थे यहाँ उतनी एनर्जी रिलीज होगी। और हाइड्रोजन के केस में वो एनर्जी कितनी होती है, 435 किलो जूल पर मोल। सो whenever two hydrogen atoms come together to form the bond, they release minus 435 kilojoule per mole of energy in order to form हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यानी दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए दोनों हाइड्रोजन एटम जब आपस में करीब आएंगे तो उन्हें जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज करनी होगी वो आपके पास ये होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसलिए हम इसे नेगेटिव साइन से शो करेंगे। हमें पता है कि एंडोथर्मिक को हम पॉजिटिव से करते हैं जबकि एक्सोथर्मिक को हम नेगेटिव से करते हैं, जो इंडिकेट करता है यहाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेट करता है कि हम यहाँ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बाय दिस एनर्जी डायग्राम अगर आप देखें तो देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि जब आपको दोनों को अलग करना है तो एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आप पॉजिटिव 435 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब उसको आपने दोनों को कंबाइन करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना होगा तो रिलीज होगी एनर्जी दिस अमाउंट। सो अगर अपार्ट करना है सो यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, और अगर दोनों एटम्स को कंबाइन करना है तो दे हैव टू रिलीज एनर्जी।
एंड दिस एनर्जी इज बेसिकली देयर बॉन्ड एनर्जी, ये इनकी बॉन्ड की एनर्जी कहलाती है। और यही हम डिस्कस करें कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। सो नाउ द फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे आपके बॉन्ड की एनर्जी डिपेंड्स कर सकती है। उस पर नंबर 1 आपके पास है बॉन्ड लेंथ, या बॉन्ड लेंथ कह ले, बॉन्ड डिस्टेंस कह ले, एक ही बात है। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जितने आपके दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी क्या होगी बॉन्ड लेंथ, यानी उनके दरमियान का डिस्टेंस कम होगा, उतना ज़्यादा वो जो है उनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आप इसको दूसरी टर्म में समझना चाहें अपने आसानी के लिए, कि देखें जितने ज़्यादा एटम एक दूसरे के करीब होंगे तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो उनको अपार्ट करने के लिए आपको बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जितने बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा एटम्स के दरमियान, उतनी ही उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। Then second, size of bonded atom. Smaller the size of bonded atom, the greater would be the value of their bond energy. देखिए जितना छोटा एटम होगा वो क्या होगा, दूसरे एटम से उतना क्लोजली बाउंड होगा। जितना छोटा एटम होगा और वो क्लोजली बाउंड होगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी ना, कि वो दूर हो और उसका बॉन्ड टूटे। सो जितना छोटा साइज होगा आपके बॉन्डेड एटम का, उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। देन आपके पास आ जाता है पार्शियल आयोनिक करेक्टर। पार्शियल का मतलब क्या होता है, नॉट कंप्लीटली, मीन फॉर सम टाइम पार्शियली हो। आयोनिक करेक्टर, आयोनिक किसे कहते हैं हम, कि कम्प्लीटली आपके पास आयंस बन जाएं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड में कहते हैं कि सोडियम पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पे पूरा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब जैसे हम कोवलेंट बॉन्ड्स में बात करते हैं कि दे आर नॉट कम्प्लीटली आयोनिक, बट उन पे क्या हो जाता है, पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव एंड कुछ टाइम के लिए नेगेटिव। इस तरह के जो कम्प्लीटली चार्ज नहीं होते बल्कि पार्शली चार्ज होते हैं, इस तरह का पार्शियल आयनिक करेक्टर किसी भी मॉलिक्यूल का क्या असर रखता है, लार्जर द आयनिक करेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल द ग्रेटर वुड बी द वैल्यू ऑफ देयर बॉन्ड एनर्जी। अब देखें बेटा, आयनिक करेक्टर बेसिकली क्या होता है, आयनिक करेक्टर से बॉन्ड फॉर्मेशन ही हो रही होती है ना। आपका पॉजिटिव जो एटम आयन है वो हमेशा नेगेटिव आयन को अपने पास लेकर आएगा, अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखें जितना उसमें आयोनिक करेक्टर होगा, जितना वो आयोनाइज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स होंगे, वो उतने ज़्यादा एक दूसरे में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करेंगे, यानी उतने ज़्यादा वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिनमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल जब बनाएंगे तो वो एटम्स को एक दूसरे के करीब करीब, आयंस को एक दूसरे के करीब करीब रखेंगे ना। तो ये इस केस में भी क्या होगा, फिर आपको ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जब आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। देन फोर्थ आपके पास है मल्टीपल बॉन्ड्स। एज द मल्टीपल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन दे हैव ग्रेटर एनर्जी देन इन द केस ऑफ सिंगल बॉन्ड। देखें एक चीज़ है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के जरिए ज्वाइन होते हैं और एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है वो एक दूसरे के थोड़े और करीब आते हैं और उनमें दो बॉन्ड बन जाते हैं। फिर ट्रिपल बॉन्ड में वो एक दूसरे से और करीब आते हैं और उनके दरमियान क्या बन जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, यानी वो वहाँ पर एटम्स एक दूसरे के मजीद करीब आ चुके होते हैं। जब एटम बहुत करीब होंगे तो उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड्स में क्योंकि एटम बहुत करीब आ जाते हैं तो उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, जहाँ पर आपके एटम थोड़े से अपार्ट होते हैं। तो अपार्ट वाले में कम होती है, आपको पता। तो जो करीब वाले हैं उनको अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस टर्म से अगर आप समझना चाहें तो ये बात क्लियर होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, यानी कम होते हैं, शॉर्ट होता है उनका बॉन्ड डिस्टेंस, इसीलिए उनकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, आपके पास ज़्यादा होती है।
देन यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जी, आखिर ये बॉन्ड एनर्जी यूज का होती है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये सब डिस्कस तो करें लेकिन कहीं ना कहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो होगी ना, कहीं ना कहीं बेटा इसका यूज तो होगा। सो बॉन्ड एनर्जी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड। सो बॉन्ड एनर्जी से आपको आपके कंपाउंड्स की क्या पता चल जाती है, रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आपके पास ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इनको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दें तो क्या होगा, क्या ये रिएक्शन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप इनको रूम टेम्परेचर पे छोड़ भी देंगे तो ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और बाउंस बैक हो जाएंगे। सो बॉन्ड एनर्जी से आपको आइडिया हो जाता है कि आइदर कोई कंपाउंड रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी। सो इट्स बेसिकली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड। Now move to our next topic of today's lecture, that is hydrogen bonding. An electrostatic force of attraction between the partially positive hydrogen of one molecule and highly electronegative elements such as fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine of another molecule is called hydrogen bond. So हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा एटम इन्वॉल्व होगा, आपके पास हाइड्रोजन एटम इन अट्रैक्शन विद अदर एलिमेंट्स ना। तो वो अब एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं, बॉन्डिंग तो अट्रैक्शन होती है, तो बॉन्डिंग हाइड्रोजन अट्रैक्शन शो करेगा अदर एलिमेंट से। तो अब वो अदर एलिमेंट्स आपके पास क्या हो सकते हैं, ये डेफिनेशन आपको इस बात को क्लियर करिए। सो बेसिकली अगेन द डेफिनेशन आपको क्या शो करिए, क्योंकि ये बॉन्ड है तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे टर्म साथ में आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल। सही है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल अगर उसमें हाइड्रोजन है तो उसके ऊपर अगर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से डेल्टा पॉजिटिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल चार्ज को। जैसे इस केस में आपके पास HF का मॉलिक्यूल दिखाया हाइड्रोजन फ्लोराइड का, जहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है। सो इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें आपका हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसके साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, क्लोरीन, और फिर ये किससे ज्वाइंट हो, अनदर मॉलिक्यूल से, तो वो किससे ज्वाइन होगा, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी अब ये देखें जो एग्जांपल आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। हमें पता है कि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है कि अब यहाँ पर सराउंडिंग में अगर HF का एक और मॉलिक्यूल होगा तो इसका जो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, फ्लोराइड नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जनरेट करेगा। ये चार्जेस के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी तरह से ये बनते जाते हैं, एक बना मॉलिक्यूल से, फिर दूसरा HF का मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन से इसके फ्लोरीन का बन गया। सो बेसिकली इट्स इन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड with highly electronegative element in another molecule. सो इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन। अब इंटरमोलिकुलर से क्या मुराद है, देखें जब भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, विद इन मॉलिक्यूल नहीं बल्कि आउटसाइड द मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल, तो इस तरह के अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर। यानी एक मॉलिक्यूल
और एक मॉलिक्यूल, और इनके दरमियान यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है। When hydrogen is bonded to highly electronegative elements such as nitrogen, oxygen or fluorine, example ammonia, water, hydrogen fluoride molecule will be polarized and become dipolar। तो इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ज्वाइन होता है, अमोनिया के केस में देख लें, वाटर के केस में देख लें, या जैसे एच के केस में देख लें, तो ये क्या बन जाते हैं? बॉन्ड पोलर बन जाता है, पोलराइज हो जाता है, डायपोलर हो जाता है, यानी हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फ्लोराइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। The slightly positive hydrogen atom is attracted by the slightly negative charge electronegative atom resulting in hydrogen bond। So बेसिकली वही जो अपने पूरा डिस्कस किया प्रीवियसली कि क्या होगा जब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होगा तो वो अट्रैक्ट होगा अदर मॉलिक्यूल के स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और इसके रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonding is also known as protonic bridge and it is generally represented by dotted lines। इस protonic bridge भी कहते हैं, क्यों? और यानी ये ब्रिज फॉर्मेशन कर रहा होता है, प्रोटॉन बनाता जाता है ब्रिज की तरह, हम इसको इसलिए इसको हम प्रोटोनिक ब्रिज भी कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट बेसिकली किससे कर रहे होते हैं? डॉटेड लाइंस। ये देखें डॉट 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 बने हुए हैं। नॉर्मली बॉन्ड हम जैसे डैश लाइन से शो करते हैं उस तरह नहीं करते, बल्कि हम इसे डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। So now the types of hydrogen bonds. 1. Intermolecular hydrogen bond such as in water। So intermolecular hydrogen bond को हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान पाए जाते हैं? दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स शो किए गए हैं। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड से। सो इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स में कौन सी टाइप इन्वॉल्व होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या बन रहा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है। जो इसकी दूसरी टाइप होती है आपके पास वो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड सच एज अकर इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है कि यहाँ पर तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान थी, लेकिन इंट्रा में विद इन अ मॉलिक्यूल ही आपकी क्या फॉर्मेशन हो रही होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। यानी जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं उसी के अंदर इस तरह से वो खुद को अपने अंदर ही क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। ये आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे देखें बेंजीन रिंग है, उसकी एक साइड पे नाइट्रो ग्रुप है और एक साइड पे फिनोल ग्रुप है। अब यहाँ पर OH, यहाँ पर H है और ये जो नाइट्रो का O ग्रुप है। अब यहाँ पर ये नाइट्रो का ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा इसकी ऑर्थो पोजीशन वाले OH ग्रुप के हाइड्रोजन से। सो अब देखें यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का, बल्कि उसने अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। सो अगर आप इस तरह से इसके बॉल एंड स्टिक मॉडल से भी देखें तो यहाँ पर कैसे उसने खुद को ओरिएंट किया नाइट्रोफिनोल ने, और नाइट्रो ग्रुप के O ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली किससे? नाइट्रो ग्रुप के O ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली हाइड्रोजन के साथ। So this is the hydrogen bond within a molecule. So this is called as intramolecular hydrogen bond. So now what are the characteristics of hydrogen bond? Hydrogen bond is weaker bond than the covalent bond but stronger than van der Waals forces। van der Waals forces आपके पास क्या होती हैं? वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। तो बेशक ये आपके पास जो है वीक होता है कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन ये किससे स्ट्रॉन्ग होता है? van der Waals forces से फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास होती है? बॉन्ड एनर्जी। एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली 1/10। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती है? वो 1/10 होती है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड के। इट इज़ बिटवीन 3 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। ये कितनी होती है? तकरीबन 3 to 10 किलो कैलोरी के बिटवीन होती है। बॉन्ड लेंथ इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इन वाटर, O
oxygen hydrogen oxygen distance is 2.76 armstrong, while in HF the फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन द डिस्टेंस इज 2.55 आर्मस्ट्रॉन्ग. सो इसकी बॉन्ड लेंथ जो डिपेंड कर रही होती है वो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे कर रही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन अगर वाटर में ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो उसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एच एफ मॉलिक्यूल. एच एफ मॉलिक्यूल में इसका डिस्टेंस कितना है 2.55 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट हो सकता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. द हाइड्राइड्स इन ग्रुप 5, 6 and 7 of the periodic table, that is ammonia, water and HF, have higher melting point and boiling point than PH3, H2S and HCl where no hydrogen bond is formed. So आपके पास जो हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 5, 6 और 7 के, अगर तो वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड अपने अंदर रखते हैं जिसमें आपके पास अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल है, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं आपके पास ज़्यादा होते हैं. लेकिन अगर जो हाइड्राइड अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं रखते जिसमें आपके पास ये एग्जाम्पल्स हैं HCl, H2S एंड PH3, तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कंपैरेटिवली लो होते हैं. देन सेकंड इथाइल अल्कोहल की एग्जांपल है आपके पास. इथाइल अल्कोहल से वो बताना चाह रहे हैं इथाइल अल्कोहल इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड एंड इज लिक्विड बाय डाइमिथाइल ईथर CH3O CH3 which कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर. सो यानी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का इस सेंस में स्टेट पर भी इफेक्ट करता है. जैसे कि यहाँ पर इथाइल अल्कोहल कितने कार्बन है? 2, हाइड्रोजन भी 6, ऑक्सीजन 1. डाइथाइल ईथर में कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 6. तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन कहाँ डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर इथाइल अल्कोहल में एबिलिटी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्योंकि यहाँ OH से अटैच्ड है, यहाँ पर O डायरेक्ट कार्बन से अटैच्ड होगा. इसलिए मतलब इसके स्ट्रक्चर में ये एबिलिटी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है. जबकि ईथर जो आपके पास ये है ये आपको गैस फॉर्म में मिलता है एट रूम टेम्परेचर. सो नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रेटली इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड. जितना यानी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड आपके मॉलिक्यूल में होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? सॉलिबिलिटी. तो यह आपके कंपाउंड की सॉलिबिलिटी को बढ़ाता है. Hydrogen bonding does not involve any sharing of electron. That's why it is different from covalent. यहाँ पे कहीं भी शेयरिंग तो नहीं हो रही ना बेटा, तो हम इसको कोवलेंट बॉन्ड नहीं कह सकते, इसलिए हम कहते हैं ये डिफरेंट है कोवलेंट बॉन्ड से. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आखिर इसका फ़ायदा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. तो बेटा प्रोटीन्स आपको पता है कि आपकी बॉडी में बहुत अहमियत रखते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, लेकिन इनके टर्शरी स्ट्रक्चर जो हैं वो कैसे बने होते हैं? उनके दरमियान क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर है उनके अंदर भी उन स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? हाइड्रोजन बॉन्ड का. तो हमारी लाइफ में भी हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है. The anomalous behavior of water between 0 and 4 degree centigrade is due to presence of hydrogen bonding between water molecule. आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा अपनी मैट्रिक की बुक में कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पाया जाता है. केमिस्ट्री में अभी आपको थोड़ा सा 9th क्लास में आइडिया दे दिया गया होगा कि एनोमलस बिहेवियर क्या होता है कि आपका जो वाटर है जब उसको आप 4 to 0 सेंटीग्रेड लेके जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है. इसी वजह से जो आपकी सी लाइफ है वो बहुत कोल्ड वेदर में मुतासर नहीं होती, क्योंकि जब आपका 0 से 4 सेंटीग्रेड पे क्या रहता है? वाटर एक्सपेंडेड फॉर्म में ही रहता है. सो दिस इज़ नोन एज निम्बलस बिहेवियर ऑफ वाटर. और ये निम्बलस बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान किसकी वजह से सिर्फ शो होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही शो होता है. देन नेक्स्ट है आपके पास बेटा, ये रीज़न आपके एग्जाम में आ जाता है, वाई वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF. के वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा क्यों है? जबकि देखा जाए तो वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है जबकि HF में भी है. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? ऑल्सो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
ऑक्सीजन बट वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। जबकि आपको ये भी पता है कि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है HF से। तो इसका रीज़न क्या है? द ऑक्सीजन एटम हैज़ टू नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर आर टू पोलर H एटम्स H positive delta presence enabling three-dimensional bonding in water, but in HF there is only one polar hydrogen atom, therefore the formation of its chain molecule is limited. Hence the water molecule has higher boiling point than HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो बेसिकली बेटा होता क्या है कि ऑक्सीजन, आपको पता है वाटर में एक ऑक्सीजन एटम है जिसके पास दो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और हाइड्रोजन एटम्स पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से ये आपस में क्या कर रहे होते हैं? थ्री डायमेंशंस स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं आपके पास, जो आप स्पेस में देख रखे होते हैं, यानी आपके जो प्लेन्स होते हैं एक्स वाई जी। नॉर्मली आप टू डायमेंशन में चीज़ें देख रहे होते हैं एक्स और वाई प्लेन में, लेकिन 3D की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी कंसिडर करते हैं कि दे आर इन्वॉल्विंग all planes like x y and z plane, थ्री planes। सो थ्री डायमेंशनल बॉन्डिंग जो है वो आपके वाटर के मॉलिक्यूल में जो पाई जाती है, उसकी वजह से आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। जबकि अगर HF के मॉलिक्यूल में देखें तो वहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वो कुछ इस तरह का लीनियर सा स्ट्रक्चर चेन लाइक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा होता है, इसलिए वहाँ पर लिमिटेशन है, वो इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। सो वहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम पोलर है, तो वो चेन मॉलिक्यूल में लिमिट रहता है। जबकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स हैं तो ये यहाँ से भी अटैच्ड होगा, यहाँ से भी अटैच्ड होगा, तो इस तरह से ये पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट HF से इस वजह से ज़्यादा होता है। So beta, this is all about lecture number 2 of chapter number 4. I hope you have understood all the concept. Good luck. Bye bye. Take care. Allah Hafiz.